गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं सर। Yes, sir. First of all, I would like to welcome Arun Chajarji, another esteemed member, on this GST session. And today's topic is appeal and revision in GST, another important topic in GST, which is need of the hour. I must thanks to all members for joining continuously and watching the GST series. ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग। Sure, sir. Today topic is appellate authority, appellate provision in the GST, and what is the revisional authority concept in the GST. First, if I discuss whether appeal is the fundamental right of everyone, answer is no. If particular legislature or statute provide the appellate mechanism, then only anyone can do the appeal. If, say, any taxpayer is aggrieved by any decision, any order passed by superintendent, commissioner, and GST does not provide any procedure, any provision for the appeal, no one can make the appeal. Except I can go to the High Court for the revisional process or for just ensuring of constitutional applicability. That's it. One more point, that is cross empowerment between CGST and SGST. If a proper officer of one act, like say CGST, pass the order with respect to the transaction, वो क्या करेगा? वो एक्ट करेगा प्रॉपर ऑफिसर ऑफ SGST और वाइस वर्सा और UTGST ऑल्सो. मेरा सपोज मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, जहां पे मेरा जुरिस्डिक्शन आता है, अगर मेरा जुरिस्डिक्शन SGST में आता है, तो मैं जो अपील मैकेनिज्म और जो भी फॉलो करूंगा वो मेरे SGST के ऑफिसर के साथ करूंगा. SGST will deemed to be the CGST officer also because of the cross empowerment provision. आगे बढ़ते हैं. जब बात करते हैं कि कितने अपीलेट लेवल है GST में, पहला लेवल कि अगर मैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से या डिसीजन से एग्रीव्ड हूं, तो मैं किसको अपील कर सकता हूं? अपीलेट अथॉरिटी को. इन दोनों का क्या मतलब है, अभी हम दोनों को डेफिनेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे. इसके डेफिनेशन जैसे सेक्शन 2 क्लास 4 में दी हुई है. क्या मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का, और कौन कौन से अथॉरिटी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं मानी जाती, वो भी हमें समझना है. प्रोविजन इज बीइंग गवर्न इन दिस सेक्शन 107. अब अगर मैं अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर से एग्रीव्ड हूं, आई कैन मेक एन अपील टू द appellate tribunal. The provision is being governed in the section 112. Similarly, if I am not satisfying with the decision or the order given by the tribunal, I can make to the High Court as per the provision of section 117, and subsequently I can go to the Supreme Court as per the provision of section 118. अभी मुझे इतना समझ में आ गया कि 4 लेवल है. पहला अपीलेट अथॉरिटी, दूसरा अपीलेट ट्रिब्यूनल, तीसरा हाई कोर्ट और चौथा सुप्रीम कोर्ट. अपीलेट अथॉरिटी का दूसरा नाम, या जो नॉर्मल हम समझते हैं, कमिश्नर अपील भी कह सकते हैं इसको. फर्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी? सेक्शन 2 क्लॉज 4 डिफाइन द वर्ड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. क्या कहता है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मींस any authority appointed or authorized to pass any order, any decision under this act, but does not include, कौन include नहीं है? CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम. ये नॉर्मली आपने देखा होगा सेक्शन 168 के पावर को यूज करते हुए ऑर्डर इश्यू करते हैं.
जो सीबीआईसी है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि सीबीआईसी ने कोई ऑर्डर पास किया तो मैं अपीलेट अथॉरिटी को अपील नहीं कर सकता। ये प्रोविजन सभी को मालूम है, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग एंड अपीलेट अथॉरिटी फॉर द एडवांस रूलिंग। अगर मैं अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के डिसीजन से एग्रीव्ड हूं, आई कैन नॉट गो टू द अपीलेट अथॉरिटी, मैं कमिश्नर अपील नहीं कर सकता। हाँ, सेक्शन 99, सेक्शन 101 जब ये प्रोविजन हम पढ़ते हैं तो मुझे मालूम चलता है अगर मैं एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के डिसीजन से एग्रीव्ड हूं, मैं कहां जा सकता हूं, अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में। वो रास्ता मेरे लिए ओपन है क्योंकि वहां पे प्रोविजन बनाया गया है। तो देयरफॉर बोथ हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वर्ड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। सिमिलरली नेशनल अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग अभी रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट हुई है कि अगर डिस्टिंक्ट पर्सन को अगर अलग अलग डिसीजन पास किया गया है, डिस्टिंक्ट पर्सन के लिए अलग अलग डिसीजन पास किया है रेस्पेक्टिव एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने, तो वो लोग क्या है, वो नेशनल अपीलेट अथॉरिटी में अपील कर सकते हैं या उनका जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर। उसके बाद में अपीलेट अथॉरिटी, इसको एक्सक्लूड क्यों किया गया है, क्योंकि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील तो मैं इनको ही करूंगा ना, अपीलेट अथॉरिटी को, तो बेसिकली दे विल बी द अपर लेवल ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। रिवीजनल अथॉरिटी, अगेन सेक्शन 108 में हम डिस्कस करेंगे कि रिवीजनल अथॉरिटी क्या होती है और क्या है रिवीजन का कॉन्सेप्ट। अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये अगर अथॉरिटी के ऑर्डर से एग्रीव्ड हैं तो आप कहां जाएंगे, अपीलेट ट्रिब्यूनल में। और एक नापा, नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी है, दीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वर्ड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, रेस्ट आर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब ये अपील किसको करेंगे, मुझे कोई डिसीजन पास किया गया, मुझे एक ऑर्डर मिला एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का, मैं एग्रीव्ड हूं, मैं कहां जाऊंगा, अपीलेट अथॉरिटी में। अपीलेट अथॉरिटी क्या है, अपीलेट अथॉरिटी सेक्शन 2 क्लॉज 8 बताता है कि कोई भी अथॉरिटी जो कि अपॉइंट है या ऑथोराइज, क्या चीज के लिए, अपील सुनने के लिए। कौन सी अपील, जो कि सेक्शन 107 में बताई गई है। नेक्स्ट टॉपिक वुड बी दी व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 107। अच्छा, पहले समझिए अपीलेट अथॉरिटी का मतलब क्या है, मतलब कौन सी अपील है। सर, अपीलेट अथॉरिटी कोई अलग से कोई बॉडी कॉन्स्टिट्यूट नहीं है। अपीलेट अथॉरिटी मतलब विद इन द डिपार्टमेंट ही है। अगर मान लो ऑर्डर जो आपको मिला है, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन को जो ऑर्डर मिला है जिससे वो एग्रीव्ड है और वो अपीलेट अथॉरिटी में जाना चाहता है, आपको ये देखना होगा वो ऑर्डर किसने पास किया है, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट। अगर इन्होंने ऑर्डर पास किया है तो आपकी जो अपीलेट अथॉरिटी होगी वो कौन सी होगी, ज्वाइंट कमिश्नर अपील होगी। अगर मेरा जुरिस्डिक्शनल एसजीएसटी ऑफिसर्स एसजीएसटी में है तो मैं किसको अपील करूंगा, ज्वाइंट कमिश्नर एसजीएसटी। अब अगर मैं जिस ऑर्डर से एग्रीव्ड हूं वो ऑर्डर ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर ने पास किया है, तो जो फर्स्ट लेवल है वो कौन सा लेवल है, कमिश्नर अपील। क्लियर है, अपीलेट अथॉरिटी कि अगर मैं ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर के ऑर्डर से एग्रीव्ड हूं तो मैं कहां अपील करूंगा, कमिश्नर अपील। अगेन सपोज करो मेरा जुरिस्डिक्शन सीजीएसटी में है तो मैं कौन से कमिश्नर को अपील करूंगा, सीजीएसटी के कमिश्नर को अपील करूंगा। बात करता हूं सेक्शन 107 की, अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द डिसीजन और द ऑर्डर passed by the adjudicating authority may appeal to such appellate authority within a period of 3 months, within a period of 3 months from the date on decision or the order is communicated। तो मैं 3 महीने के अंदर में अपील कर सकता हूं, ठीक है। कमिश्नर खुद भी अपनी इच्छा से या कमिश्नर को कोई दूसरा कमिश्नर ने अप्रोच किया है, मान लो मैं सीजीएसटी का कमिश्नर हूं, मुझे एसजीएसटी के कमिश्नर ने अप्रोच किया कि सर एक ऑर्डर पास किया गया है डिपार्टमेंट ने, बट ये लगता है डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में है ये ऑर्डर एसएससी के फेवर में लग रहा है, एक बार आप इसको रिव्यू कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट को नुकसान हो रहा है। तो कमिश्नर खुद अपनी इच्छा पर या एसजीएसटी या यूटीजीएसटी के कमिश्नर की रिक्वेस्ट पर कॉल फॉर एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड of any proceeding in which adjudicating authority has passed a decision or order, such commissioner। अब क्या हुआ,
उन कमिश्नर को लगा कि सर ये डिसीजन है ना थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है, अपने किसी भी ऑफिसर को जो कि सबऑर्डिनेट है वो उनको ऑथोराइज करेंगे और उनको बोलेंगे कि आप अपीलेट अथॉरिटी में जाओ। बट उस केस में टाइम लिमिट क्या हो गया? 6 मंथ। नॉर्मली अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन एग्रीड है तो टाइम लिमिट कितना है? 3 मंथ। डिपार्टमेंट अगर जाता है तो टाइम लिमिट कितना है? 6 मंथ। ठीक है। कॉन्डोनेशन ऑफ द डिले बाय 1 मंथ, सफिशिएंट कोज है भाई मैं फाइल नहीं कर पाया तो 1 महीने का कंडोनेशन ऑफ द डिले अपीलेट अथॉरिटी हमें देगी। अब हम बात करते हैं प्री डिपॉजिट की। भाई कोई भी अपील में जब मैं जाऊंगा तो कुछ अमाउंट तो डिपॉजिट करना पड़ेगा। जी सर, उसे हम कहते हैं प्री डिपॉजिट। देखो मान लो 1 करोड़ का ऑर्डर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को पास किया गया कि भाई तुम्हें 1 करोड़ रुपए जमा करवाना है। जैसे ये डिमांड या ऑर्डर है ये रिकवरी इनिशिएट हो जाएगी, दिस अमाउंट इज बिकम पेबल। अब टाइम लिमिट क्या है? विद इन 3 मंथ आई कैन गो एंड फाइल द अपील, और विद इन 6 मंथ डिपार्टमेंट कैन ऑल्सो गो एंड फाइल द अपील। डिपार्टमेंट क्यों जाएगा? उसे लगता है कि यार अमाउंट तो 5 करोड़ का बनना चाहिए आइडियली, बट जो ऑर्डर पास किया गया डिपार्टमेंट ने वो तो 1 करोड़ का पास किया गया, यहां पे 4 करोड़ का नुकसान है। तो डिपार्टमेंट कैन, कमिश्नर कैन ऑल्सो ऑथोराइज एनी सबऑर्डिनेट एंड उनको बोलेगा कि आप भी अपील फाइल करो। फाइनली सो क्या हुआ? कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा? अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन अपील करना चाहता है फर्स्ट लेवल अपीलेट अथॉरिटी, उसको 10% डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब 10% किसका? ऑफ डिस्प्यूटेड अमाउंट। मतलब क्या हुआ? सपोज 1 करोड़ का उन्होंने ऑर्डर पास किया। अब रजिस्टर्ड पर्सन को लगता नहीं यार 10 लाख रुपए तो अमाउंट ऐसा जो मुझे लगता है नहीं यार ये सही है, ये तो बनता है, 90 लाख रुपए के अगेंस्ट में मैं अपील करना चाहता हूं। तो 10 लाख रुपए के रिगार्ड में क्या किया? मैं एक्सेप्ट कर चुका, जो पॉइंट में एडमिट कर चुका हूं उतना तो अमाउंट आपको पूरा डिपॉजिट करना पड़ेगा। प्लीज नोट वन थिंग, दिस इज नॉट द प्री डिपॉजिट। प्लीज नोट वन थिंग, दिस इज नॉट द प्री डिपॉजिट। ये तो लाइबिलिटी एक्सेप्ट की जो मैं जमा करवा रहा हूं। अब अगर मैं वर्ड प्री डिपॉजिट कहूं 10% ऑफ डिस्प्यूटेड अमाउंट, कितना? 90 लाख का 10% मुझे कितना जमा करवाना पड़ेगा? 9 लाख रुपए। इफ आई आस्क हाउ मच प्री डिपॉजिट इज रिक्वायर्ड टू बी सब गिवन बाय द अग्रीड पर्सन, आप बोलेंगे प्री डिपॉजिट 9 लाख रुपए। सर 19 लाख रुपए नहीं होगी, वो जमा 19 लाख करवाएगा। राइट है, जमा तो 19 लाख करवाएगा, पर 10 लाख रुपए प्री डिपॉजिट नहीं है, 10 लाख रुपए एडमिटेड है, लाइबिलिटी जिसको एक्सेप्ट किया वो उसने जमा करवा दिया। सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 जो कि इफेक्टिव हुआ था 1 Feb से, उसने क्या किया? एक अपर लिमिट फिक्स की। अपर लिमिट कितनी? 25 करोड़। अब हम कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? सेक्शन 107 किसका है? सीजीएसटी एक्ट का। इसका मतलब 25 करोड़ सीजीएसटी एंड 25 करोड़ एसजीएसटी, टोटल कितना? 50 करोड़ रुपए अपर कैप है। मान लो XYZ लिमिटेड के अगेंस्ट में 1000 करोड़ की डिमांड ऑर्डर इश्यू, 1000 करोड़ का डिमांड ऑर्डर इश्यू हुआ है, इसका 10% कितना बना? 100 करोड़ बना, बट उसे मैक्सिमम कितना जमा करवाना है? 50 करोड़ ही जमा करवाना है। आर यू एग्री विद मी? मैंने आपको एक पॉइंट कहा था कि जैसे ही डिमांड ऑर्डर इनिशिएट होता है तो रिकवरी एप्लीकेबल हो जाती है, बट यहां पे 10% ही डिपॉजिट करवा रहा है, बाकी 90% का क्या होगा? बाकी 90% का क्या होगा? नेक्स्ट प्रोविजन क्या कहता है? अगर एपिलेंट अमाउंट पे कर देता है, जो कि ऊपर लिखा गया प्री डिपॉजिट का, द रिकवरी प्रोसीडिंग फॉर द बैलेंस अमाउंट दैट इज 90% शैल बी डीम्ड टू बी स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ? 90% की रिकवरी डिपार्टमेंट नहीं कर सकता अगर मैंने प्री डिपॉजिट का अमाउंट प्री डिपॉजिट करवा दी है तो। क्लियर? अब आगे है कि अपीलेट अथॉरिटी में सफिशिएंट कॉज इज शोन एट एनी स्टेज ऑफ हियरिंग ऑफ द अपील, ग्रांट द टाइम टू द पार्टी और एनी ऑफ द एंड एडजॉर्न द हियरिंग ऑफ द अपील फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। एडजॉर्नमेंट चाहिए दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खाली रीजन रिकॉर्ड करना राइटिंग में। बट ये जो एडजॉर्नमेंट होगा मैक्सिमम कितना टाइम हो सकता है? 3 टाइम। मैं कह रहा हूं सर आज मेरे घर में काम है मैं नहीं आ पाऊंगा, वो एडजॉर्न कर देंगे, वापस नेक्स्ट डेट देते हैं, मैं वहां पे भी नहीं अप्रोच करता हूं, नहीं देते हैं फिर मैं अप्रोच करता हूं, नहीं मुझे चाहिए एडजॉर्न, मैक्सिमम कितना? 3 टाइम्स। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। अब अपीलेट अथॉरिटी को जो अपील किया है हमने वो क्या करेंगे? जो भी उसको लगेगा आफ्टर मेकिंग एज मे बी नेसेसरी पास सच ऑर्डर, या तो वो क्या करेगा?
एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर को कंफर्म कर देंगे, या जहां पे भी लगता है मॉडिफिकेशन कर देंगे, या फिर एनवलिंग, एनवलिंग मतलब कैंसिल कर देंगे, उस ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे। तीनों में से कोई काम कर सकते हैं। पॉइंट ये आता है, क्या वापस एपीलेट अथॉरिटी नीचे वाले लेवल को, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का था, उसको वापस केस रीडायरेक्ट कर सकते हैं कि भाई तुम वापस फैक्ट एंड फिगर सुनो और रिवाइज करो ऑर्डर? आंसर इज नो। अपीलेट अथॉरिटी को फाइनल आंसर करना ही होगा, भले वो कंफर्म करे, मॉडिफाई करे या कैंसिल करे। ही कैन नॉट रीडायरेक्ट टू दी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। आगे बढ़ते हैं। जहां पे भी अमाउंट जो लाइबिलिटी था, मान लो नीचे जो लेवल पे लाइबिलिटी थी उससे लाइबिलिटी अगर एक्सीड हो जाती है, जितना रिफंड दिया हुआ था या आईटीसी दी हुई थी उससे रिफंड का अमाउंट या आईटीसी का अमाउंट में रिड्यूस कर देता हूं, तो मैं मतलब अपीलेट अथॉरिटी तब तक ऑर्डर पास नहीं करेगी जब तक मैं रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ना दूं रजिस्टर्ड एग्रीड पार्टी को। पैरेलली सिमिलरली अगर 73, 74 के कारण अगर मैं कोई लाइबिलिटी निकालता हूं, अपीलेट अथॉरिटी कोई लाइबिलिटी निकालती है, देन एससीएन मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 73 एंड 74। बिना सोकोज नोटिस के मैं ऑर्डर पास नहीं कर सकता। क्लियर है? द अपीलेट अथॉरिटी shall wherever it is possible hear and decide every appeal within a period of 1 year। रिकमेंडेटरी टाइम लिमिट है, मैंडेटरी नहीं है कि 1 साल में खत्म करना ही पड़ेगा। नहीं सर, रिकमेंडेशन दिया कि आप ट्राई करो कि 1 साल में खत्म कर दो अपील। अगर इस 1 साल के पीरियड में कोई पीरियड अगर स्टे किया है ट्रिब्यूनल कोर्ट ने, तो वो पीरियड को हम एक्सक्लूड कर देंगे फॉर द काउंटिंग ऑफ 1 ईयर। एंड एवरी ऑर्डर शैल बी द फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टी। ये हमने बात किसकी की? सेक्शन 107 की। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं सेक्शन 107 में क्या है। फर्स्ट, अगर अपील करेंगे बाय द पर्सन 3 मंथ, विद इन 3 मंथ एपीएल 01 में एप्लीकेशन सबमिट होगी। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद में विद इन 7 डेज वो डॉक्यूमेंट मैं सबमिट करूंगा, एक्नॉलेजमेंट इशू कर देगा डिपार्टमेंट एपीएल 02 में। और अगर रजिस्टर्ड डिपार्टमेंट अगर जाना चाहता है तो 6 मंथ का टाइम लिमिट है, एंड एपीएल 03 में वो एप्लीकेशन करेंगे। इन्हीं फॉर्म की बात हम यहां पे भी कर लेते हैं वापस, ठीक है ना। अपील एपीएल 01 में जाएगी, जो भी एग्रीव्ड पार्टी है वो जब अपील करेगी दैट एपीएल 01, या तो इलेक्ट्रॉनिकली, और जब इलेक्ट्रॉनिकली नहीं था तो ये मैनुअली भी एक्सेप्ट करते थे एपीएल 01 में। अब यहां पे समझिएगा, आज मान लो मैंने एपीएल 01 सबमिट किया, आज डेट है 19th ऑफ अप्रैल, तो जैसे ही मैंने सबमिट किया प्रोविजनली एक्नॉलेजमेंट नंबर शैल बी इमीडिएटली इश्यू, तो आज ही मुझे प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में विद इन 7 डेज आई नीड टू सबमिट क्या? सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डिसीजन और द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट में मैं अपील कर रहा हूं, शैल बी सबमिटेड विद इन 7 डेज फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ द अपील। और फाइनल एक्नॉलेजमेंट डिपार्टमेंट मुझे इश्यू करेगा एपीएल 02 में। उसमें क्या लिखा हुआ रहेगा? अपील नंबर इंडिकेट रहेगा। क्वेश्चन ये आता है, अब 19th अप्रैल डेट ऑफ अपील मानी जाएगी या 7 दिन बाद, मान लो 25-26 अप्रैल डेट मानी जाएगी? अपील की डेट कौन सी मानी जाएगी? तो अगर मैंने सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डिसीजन और ऑर्डर 7 डेज में सबमिट कर दिया, तो जो प्रोविजनली एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला वो डेट मानी जाएगी मेरी डेट ऑफ अपील। अगर मैंने 7 डेज के बाद में सबमिट किया, तो जिस दिन मैंने सबमिट किया वो डेट मानी जाएगी, मतलब एपीएल 02 की डेट मानी जाएगी आपकी डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील। डिपार्टमेंट अगर एग्रीड है तो रूल 109 कहता है कि एपीएल 03 में वो एप्लीकेशन फाइल करेंगे। ये तो वह फर्स्ट लेवल की बात, ठीक है ना। मैं अपीलेट अथॉरिटी के पास में चला गया, कमिश्नर अपील या जॉइंट कमिश्नर अपील, ठीक है, चला गया। और अब जो कमिश्नर अपील ने मुझे ऑर्डर दिया, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं नेक्स्ट लेवल ऑफ अपील में अप्रोच करूंगा, फाइल करूंगा एप्लीकेशन। क्या है उसका नाम? अपीलेट ट्रिब्यूनल, एटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल, अपील टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल। पढ़ते हैं वन बाय वन। अपीलेट ट्रिब्यूनल का मतलब क्या है? अपीलेट ट्रिब्यूनल का मतलब वही है कि जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो कि कॉन्स्टिट्यूटिव ऑफ सेक्शन 109, जो किसके ऑर्डर को सुनेगी? जो अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर को सुनेगी।
अब थोड़ी इसकी मैकेनिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन को समझना जरूरी है। एटी के, अपीलेट ट्रिब्यूनल के, जीएसटी एटी। अब हम इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, जीएसटी एटी। गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट द अपीलेट ट्रिब्यूनल जीएसटी एटी फॉर हियरिंग द अपील। कौन सी अपील सुनेगी, अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय द अपीलेट अथॉरिटी और द रिवीजनल अथॉरिटी। इवन रिवीजनल अथॉरिटी के ऑर्डर को अगर सुनना है तो कौन सुनेंगे, अपीलेट ट्रिब्यूनल। रिवीजनल अथॉरिटी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा सेक्शन 108 के रिगार्ड में, और अपीलेट अथॉरिटी जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 107। यहां पे जो रिवीजनल जीएसटी एटी है, अपीलेट ट्रिब्यूनल है, अपीलेट ट्रिब्यूनल जो कॉन्स्टिट्यूट होगी वो कहां पे होगी, एक मिनट मैं व्हाइट बोर्ड लेता हूं। नेशनल बेंच कहां पे होगी, दिल्ली में। और एक है स्टेट बेंच, वो हर एक स्टेट में होगी। फर्क क्या दोनों में, फर्क क्या दोनों में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं जिस डिसीजन या ऑर्डर से एग्रीड हूं और मैटर ऑफ डिस्प्यूट अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का है, पीओएस का है, प्लेस ऑफ सप्लाई का है, मुझे नेशनल बेंच में ही जाना पड़ेगा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आई कैन नॉट मेक अपील टू द स्टेट बेंच। अगर मैं पीओएस के मैटर की बात करता हूं, पीओएस के रिगार्ड में अगर मुझे कोई डाउट है, डिस्प्यूट है, जिसके रिगार्ड में मैं अपील फाइल करना चाहता हूं, नेशनल बेंच जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, स्टेट बेंच नहीं जा सकते। अदर देन पीओएस मैटर आई कैन डेफिनेटली गो टू द स्टेट बेंच। क्लियर है। अब देखो, अब जीएसटी के मैटर काफी ज्यादा है। अगर दिल्ली में मैंने बेंच बनाई है, नेशनल बेंच, तो सोचो हर जगह जहां पे भी पीओएस का डाउट है वो कहां करेंगे अप्रोच, ऑब्वियसली दिल्ली आएंगे। वर्कलोड भी काफी बढ़ेगा, अननेसेसरी रजिस्टर्ड पर्सन को हरेसमेंट भी होगी, लॉन्ग क्यों हो सकती है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला नेशनल बेंच विल ऑल्सो क्रिएट द रीजनल बेंचेस। अपने सब ब्रांच बनाएगी, अपनी सब ब्रांच बनाएगी, इस ब्रांच का नाम क्या होगा, रीजनल बेंच। सिमिलरली अब सपोज करो स्टेट बेंच की बात करता हूं, ठीक है, मैं यूपी में हूं, मान लो स्टेट बेंच लखनऊ में बन गई। अब नोएडा में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी लखनऊ जाएगा, कानपुर में कोई प्रॉब्लम है वो भी लखनऊ जाएगा, इलाहाबाद में कोई प्रॉब्लम है वो भी लखनऊ जाएगा। अगेन दे आर थिंक्ड अबाउट एंड अगेन उन्होंने भी क्या किया, इसकी सब ब्रांचेस क्रिएट की है, इसका नाम क्या दिया, एरिया बेंच। क्लियर। चाहो तो आप दिल्ली अप्रोच कर लो या रीजनल बेंच जो जहां पे भी, से सपोज करो वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल में एक ईस्टर्न ब्रांच क्रिएट कर दी उन्होंने, ईस्टर्न रीजनल ब्रांच से कलकत्ता में। साउथ में हैदराबाद बेंगलोर कहीं पे भी कर दी, चेन्नई में कर दी, नॉर्थ में कहीं कर दी। तो इस टाइप की जो रीजनल बेंचेज होगी आप वहां पे भी अप्रोच कर सकते हैं, बट ध्यान रखना है बाइफर्केशन। क्या बाइफर्केशन है कि अगर मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर है, अगर मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर है तो मैं कहां अप्रोच करूंगा, मैं नेशनल बेंच या रीजनल बेंच में अप्रोच करूंगा। अगर मेरा अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई है तो मैं स्टेट बेंच या एरिया बेंच में अप्रोच करूंगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन। वापस आते हैं। वन मिनट ओनली प्लीज। पांच मिनट बाद जस्ट Q&A सेशन होगा 2 मिनट का। अब इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कैसे होगा सर, इसमें एक जुडिशियल मेंबर होंगे, एक टेक्निकल मेंबर होंगे सेंट्रल की तरफ से, और एक टेक्निकल मेंबर होंगे स्टेट की तरफ से। जीएसटी एटी की बात कर रहा हूं, भले वो रीजनल बेंच हो या स्टेट बेंच हो। अभी मैं फिलहाल रीजनल बेंच की बात कर रहा हूं। The national bench or the regional bench of the AT shall have the jurisdiction to hear the appeal where one of the issue that we have already discussed कि अगर place of supply का मैटर है तो मैं रीजनल बेंच या नेशनल बेंच को अप्रोच करूंगा। गवर्नमेंट shall specify each state or UT the bench of the appellate tribunal
for exercising the power of the appellate tribunal within the concerned state. That is okay. हाँ, अब कितने लोग सुनेंगे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. एवरी स्टेट बेंच एंड द एरिया बेंच shall consist of the one judicial member, one technical member from central and one technical member from state, and the state government may designate the senior most judicial member in a state as the state president. तो एक प्रेसिडेंट होगा स्टेट बेंच का या एरिया बेंच का. अब 3 लोग हैं वहां पे. अब नॉर्मली जब भी हमारा कोई डिस्प्यूट है वो तीनों लोग सुनेंगे. अब मान लो कोई वैकेंसी अराइज हो गई, 2 ही मेंबर बचे हुए, क्या वो 2 मेंबर सुन सकते हैं मेरा डिसीजन, मेरा अपील? In the absence of the member in any bench due to the vacancy or otherwise, any appeal may, with the approval of the president or state president, ठीक है, या तो सेंट्रल का अगर नेशनल बेंच की बात करूं तो प्रेसिडेंट, या स्टेट की बात करूं तो स्टेट प्रेसिडेंट, मैटर को सुन सकते हैं. एटलीस्ट 2 मेंबर चाहिए. इसका मतलब क्या हुआ? अब 3 मेंबर में कोई भी मेंबर अगर वैकेंट हो गया तो चलेगा, 2 मेंबर भी सुन सकते हैं, बट उस केस में क्या चाहिए मुझे? अप्रूवल चाहिए. किसका अप्रूवल चाहिए? प्रेसिडेंट और स्टेट प्रेसिडेंट का. आगे बढ़ता हूं. अब यहां पे बोला कि मान लो 2 छुट्टी पर है, सिर्फ एक ही मेंबर प्रेजेंट है, क्या वो सुन सकते हैं? प्रोवाइजो पढ़ते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है. एन अपील वेयर द टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट इन्वॉल्व और द डिफरेंस इन द टैक्स और आईटीसी इन्वॉल्व और द अमाउंट ऑफ द फाइन फीस पेनल्टी डिटरमाइंड इन एनी ऑर्डर डज नॉट एक्सीड ₹5 लाख. अगर डिस्प्यूटेड कितने अमाउंट का है? मात्र अप टू 5 लाख तक का है. एंड प्लस कितना? एक तो 5 लाख, सिर्फ 5 लाख नहीं, प्लस does not involve the question of law, does not involve the question of law. उसमें क्या है? लॉ का कोई डिस्प्यूट अराइज नहीं होना चाहिए. मतलब खाली फैक्ट के रिगार्ड में कोई इश्यू है, अगर ये है तो अगेन एक मेंबर भी अपील को सुन सकता है with the approval of the president and subject to such condition and the recommendation as may be heard by the bench consist of the single member. Is it clear to everyone? I hope. अपील टू हाई कोर्ट आने के पहले मैं एक बार 2 मिनट नॉलेज चेक कर लेता हूं कि मैंने जो आपको पढ़ाया वो आपको कितना समझ में आया. सो एवरीवन, मैं जो भी पूछूं आप चैट पे रिप्लाई करना. रीजनल बेंच कौन सी है? स्टेट लेवल की कि सेंट्रल लेवल की? फटाफट आंसर कीजिए सर. रीजनल बेंच किसकी है? सेंट्रल की स्टेट? ग्रेट. ऑब्वियसली रीजनल बेंचेस किसकी है? सेंट्रल का ही पार्ट है, मतलब नेशनल जो बेंच है उसका पार्ट है. और एरिया बेंच किसका पार्ट है? सेंट्रल की स्टेट का? राइट. एरिया बेंच क्या है? स्टेट का पार्ट है. प्लेस ऑफ सप्लाई में डाउट है तो मैं कहां अप्रोच करूंगा? नेशनल की स्टेट? प्लेस ऑफ सप्लाई में डाउट है, मैं कहां अप्रोच करूंगा? नेशनल की स्टेट? राइट. सिर्फ प्लेस ऑफ सप्लाई में अगर कोई आपका मैटर डिस्प्यूटेड है तो मैं नेशनल या उसके जो सबऑर्डिनेट है रीजनल बेंचेस में अप्रोच करूंगा. टाइम लिमिट क्या है अपील फाइल करने की? अपीलेट अथॉरिटी में टाइम लिमिट क्या है? विद इन 3 मंथ. राइट आंसर इज विद इन 3 मंथ. कंडोनेशन ऑफ डिले कितना मिलेगा? 1 मंथ का. ग्रेट. अच्छा मुझे बताना, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से एग्रीव्ड हूं, मैं जाऊंगा अपीलेट अथॉरिटी में. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से एग्रीव्ड हूं, मैं जाऊंगा अपीलेट अथॉरिटी में. क्या बाइफर्केशन है? मैं कमिश्नर अपील और जॉइंट कमिश्नर अपील 2 है वहां पे, तो मैं कमिश्नर अपील को मैं कब अप्रोच करूंगा? अगर मैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से एग्रीव्ड हूं तो मैं कमिश्नर को कब डायरेक्टली अप्रोच करूंगा? कब अप्रोच करूंगा? if the order is being passed by two category of the commissioner, एक जॉइंट कमिश्नर और दूसरा एक जॉइंट कमिश्नर और दूसरा एक जॉइंट कमिश्नर, दूसरा नहीं सर, एडिशनल कमिश्नर. अच्छा अगर बाकी जो 3 कैटेगरी बची, असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, सुपरिटेंडेंट हो गया, कोई भी प्रॉपर ऑफिसर, अगर उनके ऑर्डर से अगर मैं एग्रीड हूं तो मैं जेसी को अपील करूंगा, जॉइंट कमिश्नर अपील को अपील करूंगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन? फाइन. आगे बढ़ते हैं सर. अब
अगेन मैं किसके ऑर्डर से एग्रीव्ड हूं? मैं जीएसटी 80 के ऑर्डर से एग्रीव्ड हूं। किसको अप्रोच करूंगा? हाई कोर्ट को अप्रोच करूंगा। सेक्शन 117 ये कहता है कि आप अपील करोगे हाई कोर्ट में। अगर आप एग्रीव्ड हैं स्टेट बेंच और एरिया बेंच में तो आप अपील फाइल कर सकते हो हाई कोर्ट में। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और अपील देखो किसके ऑर्डर से एग्रीव्ड है? जीएसटी 80। जीएसटी 80 में दो है, एक स्टेट बेंच और एक नेशनल बेंच, नेशनल या रीजनल बेंच, स्टेट या एरिया बेंच। ध्यान रखना, अगर नेशनल बेंच या रीजनल बेंच के ऑर्डर से एग्रीव्ड हैं, आपको जो अपील करनी है वो सीधी सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है, नॉट द हाई कोर्ट। अगर आप स्टेट बेंच या एरिया बेंच के ऑर्डर से एग्रीव्ड हैं, तब आप पहले हाई कोर्ट जाएंगे और फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एक बार मैं सेक्शन 118 आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट में अपील मैं कब फाइल करूंगा? सुप्रीम कोर्ट में मैं अपील कब फाइल करूंगा? यहां पे गौर कीजिएगा, फ्रॉम एनी ऑर्डर पास बाय द नेशनल बेंच और द रीजनल बेंच ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट। सेक्शन 117 के ऑर्डर से एग्रीड हूं तो मैं अपील करूंगा सुप्रीम कोर्ट। अगर नेशनल बेंच या रीजनल बेंच के ऑर्डर से एग्रीड हूं तब भी मैं डायरेक्टली अपील करूंगा। क्लियर है? वापस एक बार हाई कोर्ट के प्रोविजन में आता हूं। एनी पर्सन एग्रीड बाय एनी ऑर्डर डिसीजन, सेक्शन 117 अपील टू द हाई कोर्ट। मतलब अगर मैं एरिया बेंच या स्टेट बेंच के ऑर्डर से एग्रीड हूं तो मैं किसको अपील फाइल करूंगा? हाई कोर्ट को अपील फाइल करूंगा। हाई कोर्ट को अपील अगर मैं फाइल करूंगा ना, उसमें मैटर कौन सा होना चाहिए? सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। दूसरा क्वेश्चन कौन सा हो सकता है? फैक्ट के ऊपर। एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर फाइट हो सकती है, एक क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर फाइट हो सकती है। क्या मतलब हुआ? 1 करोड़ का डिमांड ऑर्डर किसी रजिस्टर्ड पर्सन के अगेंस्ट में इशू किया, मान लो जीएसटी 80 में। उसमें डाउट क्या हो सकता है? डाउट हो सकता है जो उन्होंने डॉक्यूमेंट फैक्ट सबमिट किए उसमें डाउट हो सकता है, या डाउट क्या हो सकता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के रिगार्ड में भी डाउट हो सकता है। अपीलेट ट्रिब्यूनल कह रहा है नहीं ये डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है, बट एग्रीव्ड पार्टी कह रही है नहीं सर ये तो मेरा एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन है, ये मेरी जीरो रेटेड सप्लाई है। कोई भी पॉइंट हो, अगर पॉइंट आपका क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर डिपेंड करता है, यू कैन गो टू द हाई कोर्ट। अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, यू कैन नॉट गो टू द हाई कोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ? द जीएसटी 80, ध्यान से सुनिएगा, जीएसटी 80 वुड बी द लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के अगर आप क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर अगर आप एग्रीव्ड हैं, आपके लिए लास्ट लेवल क्या है अपील का? जीएसटी 80। जीएसटी 80 के ऊपर आप नहीं जा सकते। हाँ, अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ के रिगार्ड में डाउट है, क्वेश्चन ऑफ लॉ में कोई इश्यू है, यू कैन डेफिनेटली अप्रोच टू द हाई कोर्ट। टाइम लिमिट क्या है? विद इन 180 डेज। High Court may entertain an appeal even after the expiry of the period if it is satisfied that there is sufficient cause for not filing it within a period. When the High Court is satisfied that substantial question is involved in any case, it shall formulate that question and appeal shall be heard only on the questions so formulated. तो जितने क्वेश्चंस आपने बनाए हैं उन्हीं के रिगार्ड में वो सुनेगा। दैट इज ओके, मेन पॉइंट मेरा डिस्कशन हो गया। एक मैंने आपको जो पीछे वाले पार्ट में डिस्कशन किया था, यहाँ पे एक चीज आप गौर कीजिएगा, अपील जीएसटी 80 की बात कर रहा हूँ। जीएसटी 80 मैं अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं हूं, कहां गया मैं? अपीलेट ट्रिब्यूनल 80 में गया, 3 मंथ एंड कंडोनेशन ऑफ डिले 3 मंथ। डिपार्टमेंट अगर कोई एग्रीव्ड है वो जाना चाहता है 6 मंथ। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां कंडोनेशन ऑफ डिले का प्रोविजन नहीं है। आप एक बार सेक्शन 112 देखिएगा, वहां पे कंडोनेशन ऑफ डिले का प्रोविजन ही नहीं है फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। गवर्नमेंट अगर 6 महीना में फाइल करती है तो ठीक है, अदरवाइज कोई कंडोनेशन ऑफ डिले नहीं है। शायद कुछ मिस हो गया गलती से, नॉर्मली सेम कंडोनेशन ऑफ डिले मिलनी चाहिए यहां पे भी। जैसे आप अगर फर्स्ट लेवल ऑफ अपील की बात करें, अगर एग्रीव्ड पर्सन है तो 1 मंथ का कंडोनेशन ऑफ डिले, सेम डिपार्टमेंट को भी 1 मंथ का दिया गया था। अगर सेकंड लेवल ऑफ अपील है, यहां 3 मंथ का है, तो यहां पे भी 3 मंथ का अप्रोक्स होना चाहिए। हाई कोर्ट की बात करता हूं, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता चुका हूं कि हाई कोर्ट में अगर मुझे अप्रोच करना है तो नेशनल बेंच के ऑर्डर से एग्रीड हूं या रीजनल बेंच के ऑर्डर से एग्रीड हूं तो मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्लाई कर सकता हूं, या हाई कोर्ट के ऑर्डर से अगर एग्रीड हूं तो मैं अप्रोच कर सकता हूं।
दैट्स इट। सो अच्छा, एक बार इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा मुझे, थोड़ा चैट पे कंफर्म करना। ऑल आर राइट, ऑल आर राइट। फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी क्या है? अपीलेट ट्रिब्यूनल। सेक्शन 121 क्या कहता है? कुछ एक ऑर्डर ऐसे होते हैं, कुछ एक ऑर्डर ऐसे होते हैं जिनकी आप अपील नहीं कर सकते, जिनकी आप अपील नहीं कर सकते। कौन कौन से ऑर्डर है? सेक्शन 121 चार ऑर्डर के रिगार्ड में बात करता है। पहला ऑर्डर, मेरी फाइल को ट्रांसफर किया गया है। An order of the commissioner or any authority empowered to direct the transfer of the proceeding from one officer to the another officer. इस ऑर्डर के अगेंस्ट में मैं अपील नहीं कर सकता। क्लियर? Any order pertaining to the seizure or the retention of the books of accounts or the register or any other documents, मैं अपील नहीं कर सकता। इस मैकेनिज्म को मैं अप्रोच नहीं कर सकता। Prosecutions, I cannot make an appeal. Installment, आपको मालूम होगा सेक्शन 80 क्या कहता है? अगर कोई टैक्स ड्यू है, आप उसको डिटेल में देख लेना। सेक्शन 80 कहता है कुछ सर्कमस्टांसेस में आपको जो पेमेंट करना है टैक्स का, वो इंस्टॉलमेंट में भी आप कर सकते हो। तो अगर डिपार्टमेंट ने मुझे मान लो कुछ एक इंस्टॉलमेंट बना के दी है, नहीं मैं कहता हूं नहीं ये ठीक से नहीं बनाई, गलत बनाई है, मैं ऑर्डर को अपील करना चाहता हूं। आंसर इज नो, 121 डज नॉट एम्पावर यू टू मेक द अपील फॉर ऑर्डर। कौन कौन से चार ऑर्डर है सर? पहला ट्रांसफर, दूसरा सीजर ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तीसरा प्रोसिक्यूशन और चौथा इंस्टॉलमेंट वाला। एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करना चाहता हूं। मान लो जब आप अपील फाइल कर रहे थे, तो जब आपने ग्राउंड ऑफ अपील बनाया, जो भी बनाया आपने कुछ आइटम लिख लिए, 4 आइटम लिख लिए। अब क्या है, एक मिनट दीजिएगा। जब आपकी डेट आती है मान लो सुनने की, तो अब आपको कुछ एडिशनल ग्राउंड भी याद आते हैं कि नहीं यार ये डॉक्यूमेंट तो मैं भूल गया, मैं देना चाहता हूं। क्या मैं एडिशनल ग्राउंड ऑफ अपील, एडिशनल एविडेंस मैं ऐड कर सकता हूं? प्राइमा फेसी आंसर इज नो। बट फिर भी रूल 112 आपको 4 सर्कमस्टांसेस में एडिशनल एविडेंस देने का ऑप्शन अलाउ कर रहा है। कौन कौन से 4 सर्कमस्टांसेस हैं सर? अगर एक बार रीड करते हैं रूल 112। द अपीलेंट शैल नॉट बी अलाउड टू प्रोड्यूस बिफोर adjudicating authority or appellate tribunal any evidence whether oral or documentary। oral मतलब कोई विटनेस को आप अप्रोच कर रहे हैं कि भाई विटनेस को लेके आए हैं, एडिशनल विटनेस आपको मिल गया और कोई डॉक्यूमेंट आपको मिल गया। appellant shall not be allowed to produce before appellate authority or adjudicating authority any evidence, चाहे वो oral है या documentary है, other than the evidence produced by him during the course of the proceeding before the adjudicating authority। जो adjudicating authority के सामने जो एविडेंस आपने प्रोड्यूस किए उसी एविडेंस के बेस पे ही आपकी अपील होगी। एक्सेप्ट कौन कौन से सिचुएशन है? सिचुएशन नंबर 1, जहां पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या एटी अपीलेट अथॉरिटी को, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपीलेट अथॉरिटी को लगता है नहीं, अपीलेट ट्रिब्यूनल किस केस में एक्सेप्ट कर सकता है? जहां पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या अपीलेट अथॉरिटी रिफ्यूज्ड कर दिया है एविडेंस को लेने के लिए। मैं लेके गया था सर, मैं ट्राइब्यूनल को क्या कर रहा हूं सर, मैं लेके गया था बट क्या उसने लेने से मना कर दिया, तो वो डॉक्यूमेंट कंसीडर हो सकता है। where the appellant was prevented by sufficient cause from producing the evidence which he was called upon to produce by the adjudicating authority or as the case may be by appellate authority। मतलब क्या हुआ, कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सर जो नीचे लेवल ऑफ अपील थी जहां पे मैं डिस्कस करके आया हूं, वहां पे उन्होंने मांगा था, मैं प्रोड्यूस करने जा रहा था बट सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए। मान लो कोई लेबोरेटरी की रिपोर्ट है, कोई गया हुआ था रिलेटिव, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। मूवी देखते हैं ना सर हम लोग, रास्ते में वो लेके आते हैं, अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, उस रीजन के कारण मैं वो रिपोर्ट आपको सबमिट नहीं कर पाया, दैट रिपोर्ट विल बी एक्सेप्टेड बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल्स। थर्ड रीजन, पहला रीजन क्या था, जहां पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने खुद मना कर दिया। दूसरा क्या था, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने मांगा था बट मैं रीजनेबल रीजन के कारण, मतलब सफिशिएंट कोज के कारण मैं सबमिट नहीं कर पाया। तीसरा,
where the appellant was prevented by the sufficient cause from producing before the adjudicating authority any evidence which is relevant to any ground of the appeal. अगेन यहाँ पे जनरल रीजन था कि सफिशिएंट कोज था जिसके कारण मैं सबमिट नहीं कर पाया. चौथा, where the adjudicating authority or the appellate authority has made the order against without giving the sufficient opportunity to the appellant to adduce evidence relevant to the ground. कोई अपीलेट अथॉरिटी ने कहा कि तुम्हें लेबोरेटरी की रिपोर्ट देनी है. मैंने बोला ठीक है, इस डॉक्यूमेंट इस केस को सुनने के लिए जरूरी है, बट नॉर्मली अगर वो लैब टेस्टिंग की रिपोर्ट में देता हूं 5 दिन लगते हैं. डिपार्टमेंट ने मुझे कितना टाइम दिया? मात्र 1 दिन का टाइम दिया. उन्होंने मांगा, मैं देने के लिए भी रेडी था, बट जो टाइम दिया था वो टाइम सफिशिएंट नहीं था. अगर ऐसा रीजन है, सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी नहीं देगी, मैं वो एडिशनल एविडेंस सबमिट कर सकता हूं टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ अपील. आई होप इन 4 के अलावा अगर कोई है तो आप नहीं कर सकते. उसके बाद कुछ और बातें की गई है रूल 112 में. नो एविडेंस शैल बी एडमिटेड अनलेस ए और एटी रिकॉर्ड इन राइटिंग. वो राइटिंग में लिखेगा, राइटिंग में लिखेंगे फॉर द रीजन ऑफ एडमिशन. Shall not take any evidence unless the adjudicating authority or any officer authorized in this behalf be said the authority has been allowed a reasonable opportunity. अगर adjudicating authority या appellate tribunal अगर वो कोई additional लेते हैं तो काउंटर पार्टी को sufficient टाइम देंगे. क्यों? क्योंकि उन्होंने तो अगर एडिशनल एविडेंस लिया तो जो काउंटर पार्टी है उन्होंने तो अपनी तैयारी की भी नहीं होगी ना. मान लो मैं कोई एडिशनल ऑरल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाने वाला हूं तो ट्रिब्यूनल शुड गिव द सफिशिएंट रीजनेबल टाइम टू देम आल्सो. उसके बाद अपीलेट अथॉरिटी को लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट और चाहिए. अब अथॉरिटी की बात कर रहा हूं, पहले मैं बात कर रहा था एग्रीव्ड पार्टी की, अब मैं बात कर रहा हूं अगर अपीलेट अथॉरिटी को लगता है तो वो कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट कभी भी मंगवा सकता है. ऑलमोस्ट कंप्लीट है मेरी तरफ से डिस्कशन. 2 या 3 पॉइंट के बारे में और मुझे बात करनी है आपके साथ. प्री डिपॉजिट की बात करता हूं. प्री डिपॉजिट, अच्छा एक बात मैं भूल गया आपको, प्री डिपॉजिट फर्स्ट लेवल ऑफ अपील में कितना था? 10%. फर्स्ट लेवल ऑफ अपील प्री डिपॉजिट कितना था? 10%. सेकंड लेवल ऑफ अपील, सेकंड लेवल ऑफ अपील क्या था? अपीलेट ट्रिब्यूनल. यहां पे कितना था? एडिशनल 20%. एडिशनल 20%. ठीक है. अब थर्ड लेवल ऑफ अपील क्या है? हाई कोर्ट. फोर्थ लेवल ऑफ अपील क्या है? सुप्रीम कोर्ट. डिसीजन था 1 करोड़ का, ऑर्डर था एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का 1 करोड़. मैं यहां पे 10 लाख रुपए जमा करवा चुका. सॉरी, 1 करोड़ में क्या था? हमने माना था 10 लाख तो एडमिटेड पार्ट है, डिस्प्यूटेड पार्ट कितना? 90 लाख रुपए. कितना जमा करवाया? 9 लाख रुपए. यहां पे अगेन ऑर्डर मेरे अगेंस्ट में आया. मैंने क्या किया होगा? मैंने यहाँ पे एडिशनल 20% कितना? 18 लाख डिपॉजिट करवाया. अगेन ऑर्डर मेरे अगेंस्ट में आया, मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा, कितना जमा करवाना पड़ेगा? सेक्शन 118, सेक्शन 118 और 117 आई शुड से. ठीक है, ये मुझे नहीं बता रहे कि कितना अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, बट सेक्शन 119 सेज दैट जितना भी अमाउंट है पहले आप पूरा डिपॉजिट करोगे, उसके बाद ही अपील फाइल करोगे. इसका मतलब क्या हुआ? 90 लाख में जितना मैं अमाउंट डिपॉजिट कर चुका हूं वो माइनस कीजिए, बैलेंस 70% आई नीड टू डिपॉजिट, देन ओनली आई कैन गो टू दी हाई कोर्ट. हाँ, एक प्रोविजन अगर सफिशिएंट रीजन है, मान लो किसी पार्टी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी है, वो जमा ही नहीं करवा सकता, तो वो सुनने के बाद में वो अलाउ कर सकते हैं, बट इन वेरी रेयर सर्कमस्टांसेस. ये तो बात हुई अमाउंट डिपॉजिट करने की, प्री डिपॉजिट की बात कर रहा हूं. क्लियर है? अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, रिफंड की बात करता हूं. ठीक है, रिफंड की बात करता हूं. जब आप फर्स्ट लेवल ऑफ अपील की बात कर रहा हूं, सेकंड लेवल ऑफ अपील की बात कर रहा हूं, मान लो सेकंड लेवल ऑफ अपील या फर्स्ट लेवल ऑफ अपील, 1 करोड़ का ऑर्डर था, 10 लाख आपने डिपॉजिट, क्योंकि एडमिटेड पार्ट था वो था, डिस्प्यूटेड 90 लाख था, 90 लाख का 10% आपने 9 लाख डिपॉजिट करवाया, आपने अपील फाइल की, अपील आपके फेवर में आ गई, आप रिफंड फाइल कर सकते हो. किसका रिफंड? सर वो 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए का, कौन सा 9 लाख? जो प्री डिपॉजिट करवाया था. क्या आप रिफंड फाइल कर सकते हो? आंसर इज यस, आई कैन फाइल. मान लो मेरा पहला ऑर्डर जो पहला लेवल था अपील का, उसमें मेरे को सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला, तो मैं दूसरी लेवल में गया, वहां पे 20% एडिशनली डिपॉजिट करवाया. अब मेरे फेवर में आ गया. किसके अगेंस्ट में गया ऑर्डर? डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में. मेरे फेवर में आ गया. 9 लाख पहले जमा करवाया था और 18 लाख बाद में जमा करवाया था. टोटल कितना? 27 लाख मेरे फेवर में आ गया. क्या मैं 27 का रिफंड मांग सकता हूं? प्राइमा फेसी यस. नाउ क्वेश्चन इज, डिपार्टमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो आपके इस ऑर्डर को चैलेंज करना चाहता है और वो हाई कोर्ट जाना चाहता है.
क्या उस सर्कमस्टांसेस में रिफंड दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। पॉइंट क्लियर है। ऑर्डर मेरे फेवर में आया, डिपार्टमेंट ने मैटर क्लोज नहीं किया, डिपार्टमेंट कहता है मैं अपर लेवल ऑफ अपील फाइल करना चाहता हूं, कहां जाना चाहता हूं, हाई कोर्ट जाना चाहता हूं, क्या ये रिफंड बनेगा, डिपार्टमेंट मुझे रिफंड देगा या नहीं देगा। आंसर इज यस। he cannot hold my refund just because he like to approach to the subsequent authority except one situations। एक सेक्शन है 54 का, आपने पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा है, रिफंड के रिगार्ड में बात करता है कि अगर डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है, कोई ऐसा रीजन है जिसके कारण डिपार्टमेंट में को रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है इन फ्यूचर, भागने वाले का सिचुएशन वैसा सिचुएशन है, उस केस में उनके पास पावर है होल्ड करने का। अदरवाइज अपीलेट मैकेनिज्म में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि इस सिचुएशन में कि अगर डिपार्टमेंट फर्दर अपील करता है तो जो ये फेवर में एसएससी के फेवर में ऑर्डर आया उसका रिफंड नहीं दिया जाए, नहीं मना करता। यहां तक तो बात क्लियर है। बात करते हैं सिमिलरली हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का। हाई कोर्ट ने आपने पूरा जमा करवा दिया, हाई कोर्ट का ऑर्डर आपके फेवर में आ गया, आपको रिफंड मिलेगा, ये तो बात क्लियर है। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। अब रिफंड मान लो मिल रहा है, मुझे इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, पहला बात। दूसरा, अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो रेट क्या होगी, 6, 12, 18, 28, बहुत सारी रेट है। दो क्वेश्चन जो ये मेरा डिस्कशन है। पहला क्वेश्चन कि पीरियड कौन सा काउंट होगा, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या काउंट होगा। पहली मैं बात कर रहा हूं, अगर फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल ऑफ अपील है, अपीलेट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल, इनमें अगर आप अप्रोच कर रहे हैं और आपके फेवर में ऑर्डर आ गया और उसका रिफंड जब मांगने जाओगे तो डिपार्टमेंट जो रिफंड के लिए पीरियड काउंट करेगा, सेक्शन 115 एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 115 कहता है कि पीरियड वुड बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट। इट मींस जब आपने 10% जमा करवाया या जब आपने 20% जमा करवाया, उस तारीख से जब तक आपको रिफंड मिलता है तब तक का पीरियड काउंट होगा। क्लियर, पीरियड लॉन्गर होगा। इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सेक्शन 56 के अकॉर्डिंग 6% इंटरेस्ट मिलेगा, 6%। अब मैं बात करता हूं, मैं थर्ड लेवल और फोर्थ लेवल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। अगर मैंने हाई कोर्ट में पूरा अमाउंट डिपॉजिट करवा दिया और हाई कोर्ट ने मेरे फेवर में ऑर्डर दिया, पीरियड कौन सा काउंट होगा, यहां पे गौर करना। जब हाई कोर्ट में अगर आपके फेवर में ऑर्डर आता है जिसके कारण रिफंड बनता है, वो रिफंड स्पेशल सेक्शन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट नहीं होगा, वो नॉर्मल सेक्शन 56 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। क्या कहता है, इसके लिए जो पीरियड काउंट होगा, इसके लिए जो पीरियड काउंट होगा, गौर करिएगा, डेट ऑफ रिफंड एप्लीकेशन। आप RFD 1 फाइल करोगे ना, आप रिफंड के लिए RFD 1 फाइल करोगे और हाईकोर्ट के ऑर्डर आने के बाद आप RFD 1 सबमिट करोगे। डेट ऑफ रिफंड एप्लीकेशन एंड 60 डेज के अंदर अगर रिफंड दे दिया, रिफंड एप्लीकेशन की तारीख से विदिन 60 डेज तक अगर रिफंड दे दिया, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सर मैंने डिपॉजिट तो बहुत साल पहले करवाया, क्योंकि हाईकोर्ट की अगर मैटर की बात करता हूं, हाईकोर्ट में मैटर क्या होता है, 4-4 साल, 5-5 साल, 10-10 साल चलता है, तो 10 साल का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नहीं सर, कब मिलेगा, अगर आपने रिफंड एप्लीकेशन फाइल की है और रिफंड प्रोसेस नहीं हुआ 60 डेज में, कितने दिन में नहीं हुआ, 60 डेज में रिफंड नहीं हुआ, तो उसके बाद वाले पीरियड के लिए आपको रिफंड मिलेगा। मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 60 डेज, उस पीरियड के बाद से लेके टिल द डेट ऑफ डिस्बर्समेंट ऑफ द रिफंड, इंटरेस्ट 9%। 9% क्यों सर, एक प्रोवाइजो है, सेक्शन 56 का एक प्रोवाइजो है, वो आपके साथ में पढ़ता हूं। और एक मेरा पॉइंट भी है, ये प्रोवाइजो यहां पे एप्लीकेबल क्यों नहीं हो सकता। हालांकि सीबीआईसी के सर्कुलर में और कई जगह क्लैरिफिकेशन में मैंने ये देखा है कि जो रिफंड मिलेगा ना, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 6%। मैं कहता हूं व्हाई नॉट 9%, क्योंकि ये कहता है कि जो रिफंड मिलेगा वो सेक्शन 56 के अकॉर्डिंग मिलेगा। सेक्शन 56 का पहला पैरा बोलता है 6%, सेकंड प्रोवाइजो बोलता है 9%। तो आप लोग अगर चैलेंज करना चाहें इस पॉइंट को, तो काफी थोड़ी स्टडी करने के बाद में इस पॉइंट को चैलेंज करना चाहें, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे चैलेंज बनता है, इंस्टेड ऑफ 6% इट शुड बी 9%। बट आप देख सकते हैं फ्यूचर में यहाँ पे क्या कहता है, अगर कोई भी अपीलेट ट्राइब्यूनल और कोर्ट अगर रिफंड देते हैं विद इन 60 डेज के बाद में, इंटरेस्ट वुड बी नॉट एक्सीडिंग 9%। क्लियर है सर, ये बात हमने की। अपील नॉट टू बी फाइल्ड इन सर्टेन केसेस, अभी 10 मिनट टाइम है, मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं। क्या पॉइंट है कि सेक्शन 120 कहता है
द बोर्ड में डिसाइड, एक मॉनेटरी लिमिट फिक्स कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट को लगता है कि मान लो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया या अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर दिया, वो एसएससी के फेवर में आया, क्या हाई कोर्ट में चैलेंज करना है नहीं करना, तो वो कोई मॉनेटरी लिमिट फिक्स कर सकता है कि भैया इतनी मॉनेटरी लिमिट के ऊपर ही जाएंगे, अदरवाइज हम नहीं जाएंगे। से फॉर एग्जांपल हमारा डिस्प्यूटेड पार्ट था 50,000 का या 60,000 का, डिपार्टमेंट को लगा कि यार ये एसएससी के फेवर में ऑर्डर आ गया, अब अगर मैं इसको फर्दर लेवल में लेके जाऊंगा तो मुझे लीगल फीस ही 1 लाख रुपए पे करनी पड़ेगी, जो हायर करूंगा मैं एडवोकेट और एनी सीनियर पर्सन, आई हैव टू पे ₹1 लाख, तो वाइबल नहीं है। 1 लाख रुपए पे करके मैं अगर जीत भी जाता हूं तो मुझे क्या नुकसान ही है। सो दे कैन फिक्स द मॉनेटरी लिमिट, दे कैन फिक्स द मॉनेटरी लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ द अपील, कि अगर उसके नीचे है तो वो नहीं करेंगे, उसके ऊपर है तो वो जाएंगे। अब सोचिए, एक केस था डिस्प्यूटेड, उसमें प्रॉब्लम था प्लेस ऑफ सप्लाई का। मान लो कि भाई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने या अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि प्लेस ऑफ सप्लाई मान लो माना जाएगा एक ट्रांजैक्शन का हरियाणा, बट डिपार्टमेंट को लगता है इस ट्रांजैक्शन का प्लेस ऑफ सप्लाई था दिल्ली, और फाइनली बट डिपार्टमेंट इसको अप्रोच नहीं कर रहा फर्दर लेवल पे। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो मॉनेटरी लिमिट के कारण नहीं कर रहा। इसका मतलब ये नहीं समझा जाना चाहिए, मैं रिपीट करता हूं, उस डिपार्टमेंट ने केस को आगे प्रोसीड नहीं किया। 2 रीजन हो सकते हैं भाई, डिपार्टमेंट फर्दर अपील नहीं करता, इसके 2 मुख्य कारण होते हैं। एक कारण क्या होता है कि सर वो फैक्ट से एग्रीड कर गया कि नहीं यार मुझे लगता है कि मैं गलत था, शायद मैं गलत था इसलिए मैं नहीं जा रहा, क्योंकि मैं एक्सेप्ट करता हूं। क्या एक्सेप्ट करता हूं? फैक्ट। दूसरा, सर मैं फैक्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैं डिपार्टमेंट हूं, मैं फैक्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मॉनेटरी लिमिट के कारण मैं डिसाइड कर रहा हूं आगे नहीं जाने का। आर यू एग्री विद मी कि मॉनेटरी लिमिट के कारण अगर मैं ये डिसाइड करता हूं कि नहीं मैं आगे अप्रोच नहीं करूंगा, इन दैट केस ये नहीं समझा जाना चाहिए कि डिपार्टमेंट ने फैक्ट एक्सेप्ट कर लिया। अगर मान लो सिमिलर फैक्ट के कारण कोई डिस्प्यूट अराइज होता है जिसमें अंडरलाइंग अमाउंट है 1 करोड़ रुपए, डिपार्टमेंट कैन इजीली गो, उस टाइम एसएससी ये नहीं कह सकता कि सर देखो उस 60,000 के मैटर में तो आपने फर्दर अपील ही नहीं की थी, इसका मतलब आपको मैटर एक्सेप्ट था। नहीं, अगर मॉनेटरी लिमिट के कारण डिपार्टमेंट फर्दर अपील नहीं करता है, इट शुड नॉट बी अंडरस्टूड दैट डिपार्टमेंट हैज एक्सेप्टेड द फैक्ट। क्लियर? सो यही पॉइंट मैं सेक्शन 120 में आपको हाईलाइट करना चाहता हूं। रिविजनल अथॉरिटी एक लास्ट पेज है, उसके बाद में आप मुझसे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। Revisional authority means an authority appointed or authorized for revision of the decision or the order as referred to in section 108. क्या कहता है सेक्शन 108? Revisional authority खुद अपनी इच्छा से या कोई इंफॉर्मेशन मिलती है उसके कारण या कोई रिक्वेस्ट मिलती है एसजीएसटी कमिश्नर, यूटीजीएसटी कमिश्नर या किसी कमिश्नर से, तो क्या कर सकता है? रिविजनल अथॉरिटी का अलग अथॉरिटी है, वो रिकॉर्ड एग्जामिन कर सकता है कोई भी प्रोसीडिंग का। एंड इफ यू कंसिडर दैट एनी डिसीजन or order passed is erroneous insofar as it is prejudicial to the interest of the revenue and is illegal, improper, material fact को consider नहीं किया, वो material fact कौन सा हो सकता है? whether at the time of issuance of the order or not, मतलब ऑर्डर आपका 20 दिन पहले पास हुआ और रिविजनल अथॉरिटी आज अगर किसी ऑर्डर को ऑर्डर के रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, तो उस ऑर्डर से लेके आज तक भी अगर कोई मटेरियल फैक्ट अवेलेबल है ना, तो उसको भी देख सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन कंसिक्वेंस ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन बाय द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो क्या कर सकते हैं? स्टे द ऑपरेशन ऑफ द सच डिसीजन और ऑर्डर फॉर सच पीरियड एज ही डीम फिट आफ्टर गिविंग द पर्सन कंसर्न और एन अपॉर्चुनिटी ऑफ द बीइंग हर्ड एंड आफ्टर मेकिंग सच फर्दर इंक्वायरी as may be necessary, he pass such order, either enhancing or modifying or annulling the said decision or order. लास्ट बात, रिविजनल अथॉरिटी अपने पावर को एक्सरसाइज नहीं करेंगे। कौन से पावर को? ऊपर वाले पावर को, रिवीजन करने का पावर एक्सरसाइज नहीं करेंगे। कब? अगर वो ऑर्डर इज सब्जेक्ट टू द अपील है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में कोई अपील चल रही है। सेक्शन 107 में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, 112 अपीलेट ट्रिब्यूनल, 117 हाई कोर्ट में या 118 सुप्रीम कोर्ट में। सेकंड पॉइंट, कितना टाइम लिमिट? 6 मंथ। सी, पहला जो अपीलेट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर मुझे अपील करनी है अपीलेट अथॉरिटी में, कितना टाइम लिमिट है? 6 मंथ। वो टाइम लिमिट अभी एक्सपायर नहीं हुआ है। डिपार्टमेंट भी तो अपील कर सकता है, फर्स्ट लेवल ऑफ अपील में डिपार्टमेंट अपील कर सकता है। यस, कितना टाइम है? 6 मंथ में। तो क्या है
कि वो पीरियड जो कि स्पेसिफाइड है सेक्शन 107 सबसेक्शन 2 में हैज नॉट येट एक्सपायर्ड, या मोर देन 3 ईयर हैज एक्सपायर्ड, तो मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है, 3 साल तक उस ऑर्डर को रिवीजन के लिए देखा जा सकता है। आफ्टर द पासिंग ऑफ द डिसीजन और द ऑर्डर हैज ऑलरेडी बीन टेकन फॉर द रिवीजन अंडर दिस सेक्शन एट एन अर्लियर स्टेज। अगर ऑलरेडी ऐसा ऑर्डर हमने रिवीजन में लिया तो भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ऑर्डर हैज बीन पास इन एक्सरसाइज द पावर अंडर सबसेक्शन 1। तो ये सर्कमस्टांसेस में क्या है, रिवीजनल अथॉरिटी रिवीजन कर सकता है। ठीक है सर। सो मेरी तरफ से आज का डिस्कशन कंप्लीट हुआ एंड थैंक यू वेरी मच। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। 1 मिनट, जस्ट ओपनिंग दी चैटिंग फॉर ऑल। आप चेक कर सकते हैं सर। यस सुबोध जी ने क्वेश्चन पूछा, सीओडी इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 107 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। यस सर, वो 1 मंथ का कंडोनेशन ऑफ द डिले था, वो मिल सकता है। बट मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन 112 में एग्रीड पार्टी को दिया है, बट डिपार्टमेंट को जो टाइम लिमिट है उसमें कहीं कंडोनेशन ऑफ डिले नहीं है। फर्स्ट लेवल ऑफ अपील, आई फुली एग्री विद यू। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। 80 अभी तक कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ, अभी चल रहा है, काफी जगह हो चुका है और काफी जगह पेंडिंग है। तभी क्या है, अभी अगर आप एक चेंजेस देखोगे, अपीलेट ट्रिब्यूनल को जो मैं अपील करता हूं 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन और ऑर्डर बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वहां पे एक वर्ड इंसर्ट किया और द डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो क्योंकि अभी अपीलेट ट्रिब्यूनल सब जगह नहीं बना है, तो उन्होंने इस प्रोविजन में सेक्शन 112 में वो एक वर्ड ऐड कर दिया। इफ हाई कोर्ट ऑर्डर द रिफंड देन RFD1 फाइल करके मैं रिफंड ले सकता हूं। पंकज वत्सी ने क्वेश्चन पूछा, इफ हाई कोर्ट ऑर्डर द रिफंड आई कैन मेक एन RFD1 एंड देन टेक द रिफंड। आशुतोष अग्रवाल जी ने क्वेश्चन पूछा है, with 120 subsection 1, as I have seen the department go forward even if the monetary limit is very low, then also a question of the fact is answered, and if appeal is not done, if I have department monetary limit is below, ठीक है, then also a question of the fact is answered. सी मॉनेटरी लिमिट के कारण ले सकते हैं सर, अगर, क्योंकि वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम लोग सब करते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम लोग सब करते हैं, राइट। तो वहां पे भी वो एप्लीकेबल होगा। डिपार्टमेंट कैन थिंक कि भाई 20,000 के ऊपर अपील होगी तभी हम जाएंगे, नहीं जाएंगे क्योंकि खर्चा ज्यादा लगता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। तो इन दैट केस प्रोबेबली यस, अदर कैन टेक द बेनिफिट। इंटरेस्ट अगेन पंकज जी, जो पीरियड है, पीरियड में प्रॉब्लम है। डेट ऑफ द रिफंड, जिस दिन आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल करते हो उसके 60 दिन तक अगर रिफंड मिल जाएगा कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। 60 दिन तक अगर रिफंड नहीं मिलता उसके बाद में इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा, रेट थोड़ा 9% हो जाएगा, दैट्स इट। द प्री डिपॉजिट शैल बी दी अंडर दी हेड, हाँ राइट, टैक्सेस के हेड में ही जमा होगा प्री डिपॉजिट। प्रतीक जी ने क्वेश्चन पूछा है, प्रतीक जी सेकंड लेवल ऑफ अपील तो आपके पास अवेलेबल ही है ना, कि भाई जैसे मान लो प्रॉपर ऑफिसर है, सुपरिटेंडेंट है, उन्होंने मेरे अगेंस्ट में ऑर्डर पास कर दिया, मैं क्या करूंगा, मैं ज्वाइंट कमिश्नर अपील जा सकता हूं, या ज्वाइंट कमिश्नर ने अगर मेरे अगेंस्ट में ऑर्डर पास किया मैं कमिश्नर अपील कर सकता हूं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, वो अभी ओपन है। क्या होगा प्रोबेबली, या तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे या रिजेक्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करेंगे आपका मैटर क्लोज, अगर रिजेक्ट कर दिया आप किस में जाएंगे, अपीलेट ट्रिब्यूनल में, राइट, जो कि अभी तक कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ। तो आपका मैटर ऑन होल्ड रहेगा, रिकवरी भी इनिशिएट नहीं होगी। 9% कब से काउंट होगा, डेट ऑफ द रिफंड एप्लीकेशन प्लस 60 डेज, उसके बाद से काउंट होगा। अगर डिले करता है, हाईकोर्ट के रिफंड को डिसबर्स करने में डिपार्टमेंट डिले करता है, उसके बाद में, मतलब डेट ऑफ द रिफंड एप्लीकेशन प्लस 60 डेज, अगर विद इन 60 डेज आपको रिफंड मिल गया है कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बट अगर उसके बाद मिलता है तो इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। ऑर्डर हैज बीन पास बाय द जॉइंट कमिश्नर, कमिश्नर अपील फाइल करो सर। आपने फाइल की कमिश्नर अपील? फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी क्या है, कमिश्नर अपील।
कोशिश करो कि कमिश्नर आपके अगेंस्ट में ऑर्डर, फेवर में दिया बात खत्म, अगेंस्ट में दे दिया तब भी बात खत्म, होल्ड पे चली जाएगी। जब तक आपके स्टेट में इंटरेस्ट का पार्ट है तो रीजनल बेंच या नेशनल बेंच में मुझे वेट नहीं करना, मुझे तो स्टेट बेंच का वेट करना है। तो जब तक स्टेट बेंच कॉन्स्टिट्यूट नहीं होती, आपकी टाइम लिमिट ओपन है टू फाइल द फर्दर अपील। एनी अदर पॉइंट? सर सुमित जी, मेरी तरफ से कंप्लीट आज का डिस्कशन। सो मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ, आपको अनम्यूट करता हूँ, इसलिए आपने म्यूट किया हुआ है। एक सेकंड, 1 मिनट दीजिएगा मुझे खाली। हेलो जी, अरुण जी, thank you very much for your wonderful deliberation on the topic. थैंक यू वेरी I मच। hope सभी ने इस टॉपिक से बेनिफिट लिया होगा, एंड आई ऑल्सो थैंक्स टू ईच पार्टिसिपेंट फॉर ज्वाइनिंग। एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं जूम सॉफ्टवेयर को अवॉइड करके कुछ लाइव प्लानिंग कर पाए। विद दिस आई वंस अगेन थैंक्स टू ईच वन ऑफ यू एंड अरुण जी स्पेशली। ठीक है थैंक यू सर, वेरी मच। थैंक ओके, थैंक यू, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू एवरी पार्टिसिपेंट, थैंक यू वेरी मच यू। for joining this.